गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कल एड्स कवर किए थे बेटा, और उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज हम पढ़े थे, है ना। उसके बाद एक टॉपिक बाकी है हमारे पास, कैंसर, है ना। कैंसर क्या चीज़ है उसको आज समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में, होता कैसे है क्या चीज़, कौन कौन से एजेंट कैंसर करवाएंगे, उसके बाद उसको आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हो, डायग्नोसिस कैसे करेंगे कैंसर है कि नहीं, और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इतने पूरे पोर्शन को हम पढ़ेंगे तो हमारा कैंसर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कैंसर क्या है बेटा? इट इज ए अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ एन सेल, है ना। जनरली क्या होता है, आपको मैं सेल साइकिल एंड डिवीजन पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था बेटा? ठीक है, सॉरी फॉर चलो। तो सेल साइकिल एंड डिवीजन आपको पढ़ाए थे। तो सेल साइकिल हम पढ़े थे कि इट इज ए रेगुलेटेड सीक्वेंस्ड ऑर्डर्ड इवेंट है, सही है। इट मींस इट इज रेगुलेटेड। जेनेटिकली क्या होता है बेटा? रेगुलेटेड होता है कि कब डिवाइड करना है, G0 में जाना है, G1 में जाना है, S में जाना है, M फेज कंप्लीट करना है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, एक रेगुलेटेड इवेंट है। समटाइम्स दिस रेगुलेशन ऑफ द सेल इनसाइड द बॉडी इज लॉस्ट। वो प्रॉपर्टी जो रेगुलेशन होता है वो खत्म हो जाता है, और उस जहां पे भी सेल में ये प्रॉपर्टी खत्म हुआ रेगुलेशन का, तो दे स्टार्ट डिवाइडिंग अनरेगुलेटेड, बिना किसी रेगुलेशन के क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, मन चाहा डिवाइड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? एक मास ऑफ सेल बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं ना। तो अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द सेल वाया माइटोटिक डिवीजन, है ना। आपके बॉडी में दो टाइप के सेल, सोमेटिक सेल और गैमेटिक सेल, जर्म सेल, जो गैमेट्स, स्पर्म एंड ओवा, उसको छोड़ के बाकी जो बॉडी का पार्ट है सोमेटिक सेल है। और वहां पे कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस, है ना, इक्वेशनल डिवीजन। तो अगर अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होके अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है तो वो कैंसर है। आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन देखते हैं कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या फर्क है, उसको समझते हैं। तो डिवीजन या फिर डिवाइड इन कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मैनर। नॉर्मल सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड तरीके से होगा। तो कैंसर सेल में क्या है? अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड मैनर। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है और रेगुलेशन नहीं है, अनरेगुलेटेड। नॉर्मल सेल एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर दोनों में डिफरेंस में कुछ है ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नॉर्मल सेल एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, दे शो प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, है ना। दे से प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। फॉर एग्जांपल आप समझो, अगर ये मान लो कि सरफेस एरिया है ना, ये एरिया है जहां पे सेल ग्रो कर रहे हैं। तो मान लो कि शुरुआत में आपके पास ऐसे छोटे छोटे 5-6 सेल यहाँ पे हैं, ठीक है, ये सेल्स। अब ये डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते करते क्या होगा बेटा? जितना भी एरिया है ये पूरा सेल से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। क्या होगा? सेल से पूरा एरिया भर जाएगा। तो जैसे ये एरिया पूरा भरा, 90% समझो कि 90 to 100% ये जो सरफेस एरिया, ये सेल डिवाइड कर करके पूरे एरिया को क्या कर दिए? फिल कर दिए, है ना। अब जैसे ये आपस में क्या, पूरा सरफेस एरिया भर गया तो क्या होगा? आपस में इनका जो सरफेस एरिया है टच होगा, एक दूसरे से क्या होगा? टच होगा। फॉर एग्जांपल इस कमरे में मैं अकेला हूं, अभी मैं फ्री हूं, मैं कितना भी डिवाइड करूं, 1 2 4 5 6 बढ़ते जा रहा है। एक समय ऐसे आएगा इस पूरे कमरे पे सबके सब बहुत सारे डिवीजन होके बहुत सारे आदमी यहाँ पे, तो आपस में क्या होगा? हमारा वॉल टच होगा। तो इसी को बोलते हैं कांटेक्ट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट होने लगेगा। और कांटेक्ट होने से सेल डिवीजन क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। ये किसका प्रॉपर्टी है? नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन। मतलब कांटेक्ट होने से डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। एक बार एरिया खत्म हुआ, पूरा डिवाइड होके फुल हो चुका है, कांटेक्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी बेटा कैंसर के सेल में नहीं होता है, वो ये प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, है ना। आपकी बॉडी में सडनली ये प्रॉपर्टी वो लूज कर देते हैं। तो ये कांटेक्ट होने के बाद भी क्या कर रहे हैं? डिवीजन किए जा रहे हैं। तो क्या बन जाता है? मास ऑफ सेल बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, सही है। आगे देखते हैं। तो ये मेन प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल में ये होता है, कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगला बात, दे आर डिफरेंशिएटेड सेल। अगर नॉर्मल सेल के बारे में बात करें तो वो डिफरेंशिएटेड सेल है,
मतलब विभेदित है, हिंदी में बोलते हैं विभेदित कोशिका है। और ये जो सेल्स हैं ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे लीवर का सेल हेपेटोसाइट बाइल जूस बना रहा है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल इंसुलिन बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फंक्शन है ना, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। जबकि कैंसर सेल जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता। अनडिफरेंशिएटेड सेल वो होते हैं जो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, ये डिफरेंशिएटेड है। अगर इनके डीएनए के बारे में बात करें तो नॉर्मल सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, कम होता है। कैंसर सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये चार डिफरेंस आपको नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में याद रखना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं और हम क्या देखते हैं बेटा, कार्सिनोजेंस। हम क्या देख रहे हैं, कार्सिनोजेंस। ऐसे कोई भी सब्सटेंस, केमिकल, कंपाउंड विच कॉजेस कैंसर, जो कैंसर कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन बोलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, एनी सब्सटेंस, एनी केमिकल विच कॉजेस कैंसर इज नोन एज कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस कई प्रकार के, फिजिकल भी है, केमिकल भी है और बायोलॉजी भी है। जैसे तीन सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तीनों के तरफ से एजेंट है हमारे पास। तो हमने उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट। एक एक करके समझते हैं कि फिजिकल एजेंट क्या है, केमिकल क्या है, बायोलॉजिकल क्या है। फिजिकल एजेंट में आप बोलोगे रेडिएशन। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं रेडिएशन, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, यूवी रेज, एक्स रे, है ना, ये सब रेज पढ़ते हैं वहां पे। ये सब फिजिक्स के जो रेडिएशन रेज हैं, है ना, ये रेज हैं, ये क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन बोलने से आपके डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव कर देते हैं। तो डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव होने से वो प्रोटीन या तो अच्छा काम करने लगेगा, या तो ज्यादा काम करने लगेगा, या तो काम करना बंद कर सकता है। सही बात है। ऐसे म्यूटेशन, बदलाव होने से जीन का काम चेंज हो जाता है। तो ये फिजिकल एजेंट। रेडिएशन, रेडिएशन में कौन कौन से दो टाइप के रेडिएशन आपको याद रखना है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऐसे रेडिएशन जिससे अगर कंपाउंड के ऊपर गिरता है, सेल्स के ऊपर गिरता है और उस गिरने से आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज मतलब आयंस बन जाते हैं, जैसे कि Cl- Na+, ये सब क्या है, आयंस। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आयंस बन गया, है ना। आयंस बनाने वाले रेडिएशन को क्या बोलते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन। एग्जांपल एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सा है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन से आ रहा है ना। अपन सन प्रोटेक्शन फिल्म SPF 50 क्रीम आता है, फेस वॉश आता है, लिखा रहता है SPF 15, SPF 30, SPF 50। ये क्या है, सन प्रोटेक्शन फिल्म। यूवी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं, और जिससे स्किन कैंसर जैसा डिजीज हो, इसलिए अपन लगाते हैं क्रीम में SPF 50, 30 ये सब लगाते हैं। सही है। तो आप याद रखोगे फिजिकल एजेंट में रेडिएशन दो टाइप के हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आपको ये भी याद रखना है कि आयोनाइजिंग कौन सा है और नॉन आयोनाइजिंग कौन सा है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें तो केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में जैसे कि टोबैको स्मोक करते हैं लोग, सिगरेट पीना, है ना, तंबाकू खाना, तो टोबैको स्मोक, इसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स बोल के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जो फिलहाल केमिकल्स का नाम हमको इस अभी बारे में नहीं पढ़ना है, अभी आपको याद रखना है कि टोबैको स्मोक में क्या होता है, कैंसरस एजेंट होते हैं, उसको अपन केमिकल एजेंट के अंदर रखे हैं, और इससे आपको लंग कैंसर हो सकता है। टोबैको चीविंग, टोबैको चबाने से क्या हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है ना। तो ये केमिकल एजेंट में आ गया। और बायोलॉजिकल एजेंट क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बेटा ऑन्कोजीन्स। क्या नाम दिए हैं, ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स ऐसे जीन which have the capability to cause cancer, genes which have capability to cause cancer are known as oncogenes, है ना। तो कुछ वायरस में बेटा रेट्रोवायरस ऐसे होते हैं जिनके पास जीन होता है, अगर वो आपके बॉडी के अंदर आपके सेल में घुस गया तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। तो वो जो वायरस का जो जीन है, उस जीन को हम क्या बोलेंगे, ऑन्कोजीन्स बोलेंगे, क्योंकि वो वायरस का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वायरल ऑन्कोजीन्स, है ना। तो वायरल ऑन्कोजीन्स शॉर्टकट में बोलते हैं वी ऑन्क, है ना, वी ऑन्क। आप ऑन्कोजीन्स मतलब आप समझो, मैं एक बात बताता हूं आपको, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, है ना। ऑन्को, तो ऑन्को मतलब ही होता है कैंसर, है ना। तो ऑन्कोजीन्स मतलब कैंसर कॉज करने वाले जीन्स। अगर वायरस में है तो वायरल ऑन्कोजीन, शॉर्टकट में बोलेंगे वी ऑन्क। ऐसे ही हमारे सेल्स के अंदर भी बेटा कुछ ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट हैं। हमारे सेल्स के अंदर भी क्या है, नॉर्मल सेल्स के अंदर भी कुछ ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट हैं, बट वो इनएक्टिव है। बट वो क्या है, अभी इनएक्टिव है, वो दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए,
है ना। अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए, ये फिजिकल एजेंट एक्सरे पड़ गया, गामा रेस पड़ गया, या ये केमिकल एजेंट के कारण, इन्हीं एजेंट के कारण उनमें म्यूटेशन हो गया तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। तो जब तक वो इनएक्टिव हैं, आपके सेल में प्रेजेंट हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। उनको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन के सामने प्रोटो लगाना है, प्रोटो मतलब इनएक्टिव फॉर्म में अभी है ना। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? एग्जांपल के लिए अगर समझे आप, जैसे सेल है, नॉर्मली बैठा हुआ है, उसको सिग्नल आया कि डिवाइड करना है, वो G1 फेज में घुसेगा, G2 होते हुए M फेज कंप्लीट करेगा, डिवीजन चल रहा है। कैसे सेल डिवीजन में गया? ऊपर से सिग्नल आया। सिग्नल कौन दिया था? ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ को इंड्यूस कराते हैं। कैसे कराएंगे? सेल डिवीजन करा के कराएंगे। अगर ये ग्रोथ फैक्टर भी क्या होता है बेटा? रेगुलेटेड तरीके से काम कर रहा है कि हाँ अब सिग्नल देना है, सिग्नल दिए, डिवाइड हुआ, डिवीजन बहुत हो चुका है, सिग्नल बंद हो जाता है। लेकिन मान लो कि अगर ये सिग्नल कंटिन्यूअस आ रहा है, बंद नहीं हो रहा है, वापस हो जाना क्या चाहिए था? नॉर्मली आया, डिवीजन करवाया, जितना जरूरत है हुआ, बंद हो गया। बट अगर ये सिग्नल कंटिन्यूअस आ रहा है ग्रोथ फैक्टर का, तो क्या डिवीजन बंद होगा? नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन, है ना। और ऐसे जीन्स जो आपके डिवीजन को रेगुलेट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। जैसे कि ग्रोथ फैक्टर का जीन, ये डिवीजन को कंट्रोल करता है। अगर इसी प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ऑन्कोजीन्स बन जाएगा। और ऑन्कोजीन बन गया तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल आप याद रखोगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन, है ना। इस जीन के बारे में क्या बताया कि ये ग्रोथ को इंड्यूस करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है, सही है। और ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन होते हैं? ये क्या कराते हैं? इनहिबिट कराते हैं, रोकते हैं डिवीजन को। तो जैसे समझो कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है इस फेज में, अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ी हुआ तो हम क्या करते हैं? उसको रोक देते हैं, उसको आगे जाने नहीं देते हैं। और ये रोकने का काम कौन करता है? यही ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये सेल डिवीजन को रोकते हैं, रोक के रखते हैं। अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो ये रोकना बंद कर देते हैं। इनमें म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने से अगर ये ट्यूमर सप्रेसर, नाम में देखो क्या है? सप्रेसर, दबाने वाले। तो अगर ये जीन में म्यूटेशन हो गया तो ये काम करना मान लो बंद कर दिए, तो कोई रोकने वाला नहीं है, धड़ाधड़ सेल डिवीजन चलता रहेगा और क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। तो दो या तीन यहाँ याद रखो टोटल बायोलॉजिकल एजेंट में। एक वायरल ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या है? जीन्स विच हैव द कैपेसिटी टू कॉज कैंसर। उसमें आप देखिए वायरल ऑन्कोजीन्स, कुछ वायरस में ऐसे जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, दैट इज वायरल ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऐसे जीन जो ग्रोथ फैक्टर्स जो क्या करते हैं? सेल डिवीजन को इंड्यूस करते हैं। ऐसे फैक्टर में म्यूटेशन होके आपको ऑन्कोजीन बन सकता है। ये जीन आपके कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके बॉडी में प्रेजेंट है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन्स, है ना। शॉर्टकट में बोलते हैं सी ऑन्क, जैसे उसको वी ऑन्क को बोलते थे, इसको सी ऑन्क को बोलते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन्स। नॉर्मली ये इनएक्टिव है, ये क्या है? इनएक्टिव है। लेकिन इनमें म्यूटेशन हो जाए तो ये एक्टिव होकर आपको क्या करा सकते हैं? कैंसर करवा सकते हैं। ठीक है। तो आपने तीन एजेंट देखा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। इसके आगे बढ़ रहे हैं और एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं कि कैंसर, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं बेटा। एक्टोडर्मल ऑरिजिन के एपिथेलियल सेल हैं, फिर मेसोडर्मल ऑरिजिन के सेल्स हैं। तो अलग अलग ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो अलग अलग सेल्स का जो कैंसर होता है उसको नाम भी थोड़ा क्या देते हैं? अलग अलग देते हैं, है ना। तो सिंपली आपको मैं तीन नाम याद करने के लिए बोल रहा हूँ, उतना याद करना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल, एपिथेलियल सेल, है ना। एनिमल टिश्यू में क्लास 11 में पढ़े हैं अपन एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल क्या होता है बेटा? जो जनरली आपके बॉडी के ऑर्गन बाहर से अंदर से कवरिंग एजेंट होता है, ये कवर करने वाला, है ना, जो आउटलाइन करता है, कवर करता है। जैसे लंग्स है, लंग्स को बाहर से कवर करके कौन रखा है? एपिथेलियल। एलिमेंट्री कैनाल, बाहर में लाइनिंग किसका है? एपिथेलियल सेल का। सब में कहा, सब पूरे बॉडी में लगभग बहुत सारी जगह जो कवर करने वाले टिश्यू हैं उनको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल। अगर इनमें म्यूटेशन होकर कैंसर होता है तो आप ऐसे म्यूटेशन होने से कैंसर होने वाले को बोलोगे कार्सिनोमा। कार्सिनोमा अगर लिखा, आप समझो कि कैंसर का किसी का रिपोर्ट देख लो, उसमें लिखा है कार्सिनोमा, तो आपको आंख बंद करके समझना है कि इसको एपिथेलियल सेल का कैंसर है। क्लियर है बात? चलो आगे देखो, एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर किसका एग्जांपल है? एपिथेलियल सेल का। कार्सिनोमा है एक टाइप का।
प्रोस्टेट कैंसर है ना, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में होता है, प्रोस्टेट कैंसर मेल में होता है जनरली। ओरल कैंसर एपिथेलियल सेल का कैंसर है मेल में। सर्वाइकल कैंसर फीमेल में, सर्विक्स में होता है ना सर्वाइकल कैंसर फीमेल में। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखें, तो अगर मेसोडर्मल ऑरिजिन का सेल है ना, मेसोडर्मल ऑरिजिन का सेल है, अगर उसमें कैंसर हो रहा है तो उसको आप नाम दोगे सार्कोमा। उसको क्या नाम दोगे? सार्कोमा नाम देंगे। इसको कार्सिनोमा, उसको सार्कोमा, जैसे लंग कैंसर, मेसोडर्मल ऑरिजिन वाले सेल। ठीक है, आगे देखें, ब्लड सेल का भी कैंसर हो सकता है। अब ब्लड सेल में दो मेजर सेल आप याद रखोगे, एक लिम्फोसाइट और एक ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में आप वो सब जो पढ़ते हो, इजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, है ना, मोनोसाइट, वो सब ल्यूकोसाइट्स हैं। तो अगर लिम्फोसाइट का कैंसर हुआ है, किसका कैंसर हुआ है? लिम्फोसाइट का, जैसे कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इनका नंबर बहुत बढ़ चुका है, कैंसर हो गया है, तो आप बोलोगे लिम्फोमा। क्या नाम देंगे उसको? लिम्फोमा। लिम्फोमा मतलब कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स। वैसे ही ल्यूकेमिया, किसका कैंसर? ल्यूकोसाइट के कैंसर को आप क्या बोलते हो? ल्यूकेमिया बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकेमिया। तो दो तीन चार नाम आपको बोले, चार नाम। एक कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल का कैंसर, मेसोडर्मल ऑरिजिन के सेल का कैंसर सार्कोमा, सही है। और इसके बाद लिम्फोसाइट का कैंसर लिम्फोमा, ल्यूकोसाइट का कैंसर ल्यूकेमिया। क्या? ल्यूकेमिया। अब लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, अब आप इसके बाद समझेंगे अपन, इसका डिटेक्शन देखेंगे, कैसे डायग्नोसिस करेंगे कैंसर है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि ब्लड सेल कैंसर को मैं सेल काउंट करके पता कर सकता हूं कि कैंसर है कैसा है, तो कर सकते हैं, क्लियर है। तो ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? सेल काउंटिंग करते हैं। तो हमको क्या पता है बेटा कि हमको नॉर्मल रेंज पता है कि नॉर्मल सेल में इतना से इतना, जैसे आपको कल बताया था टी हेल्पर सेल का नॉर्मल कितना होता है? 900 × 10⁻⁶ पर लीटर, ये नॉर्मल रेंज है। अगर मान लो 900 की जगह टेस्ट करने से 2000 आ रहा है, तो क्या चांस है? शायद उसको कैंसर है। लिम्फोसाइट का क्या है? उसको कैंसर है, क्लियर। तो काउंटिंग करके हम पता कर सकते हैं ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में, और इनके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेक्शन में, वहां पे मैं इसका भी लिखूंगा, इसका भी लिखूंगा, क्लियर। चलो इसको आप 1 मिनट देखो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे फिर कैंसर कैसे हो रहा है, क्लियर। चलो देखें, मान लेते हैं बेटा ये आपके पास क्या है? नॉर्मल सेल्स है। ये आपके पास क्या है? नॉर्मल सेल है, और ये म्यूटेशन होने के बाद क्या बन गया? मान लो कैंसर सेल बन गया। यहाँ पे ज्यादा नंबर दिखाएंगे आपको, ये क्या दिख रहा है? कैंसर सेल। ये कैंसर सेल है, ये नॉर्मल सेल, सही है। आपके पास मैंने क्या बोला बेटा? प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये आपके सेल्स में प्रेजेंट हैं, बट क्या ये एक्टिव है? नहीं है, अभी म्यूटेशन इनमें नहीं हुआ, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन जैसे कि ग्रोथ फैक्टर सेल डिवीजन करवा रहा है और रेगुलेटेड तरीके से करवा रहा है, सही है। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो ये अनरेगुलेटेड हो जाएगा, कंटिन्यू डिवीजन चलते जाएगा।
ट्यूमर सप्रेसर जीन इनहिबिट कर रहा है ट्यूमर को, है ना, सप्रेशन डिवीजन को रोक रहा है। लेकिन अगर मैं इसको म्यूटेशन करवा दूं तो ये रोकेगा नहीं, अभी चलने लगेगा कंटिन्यू, तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा। और ये सब चेंजेस कैसे आएगा? म्यूटेशन से आएगा। और म्यूटेशन कौन करवाएगा? कार्सिनोजेंस करवाएंगे। कार्सिनोजन कितने तरीके हैं? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, है ना, ये सभी कार्सिनोजेंस हैं। तो हम समझे, अगर मान लो कि ये प्रोटोऑन्कोजीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स, इससे क्या हो रहा है बेटा? नॉर्मल सेल का डिवीजन हो रहा है, सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और इधर क्या है? मान लो दूसरा चीज आपने मान ली, ये आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ये दोनों हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन क्या हुआ? कुछ फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि फिजिकल एजेंट से क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया। केमिकल एजेंट से क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया। क्या हो जा रहा है? इससे म्यूटेशन हो जा रहा है, ठीक है, क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशन होने से ये जीन्स क्या हो जाएंगे? नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, है ना, ये जीन क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? ऑन्कोजीन्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये ऑन्कोजीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन भी क्या बन जाएगा? ऑन्कोजीन। म्यूटेशन के बाद ये ऑन्कोजीन बन जाएंगे। उससे पहले क्या थे? प्रोटोऑन्कोजीन्स थे, मतलब ऑन्कोजीन्स नहीं थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे। अगर में म्यूटेशन होने से वो ऑन्कोजीन्स में क्या हो जा रहे हैं? कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सही है। तो म्यूटेशन होने से क्या बन गए? ऑन्कोजीन्स। और ऑन्कोजीन बन गए तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसर सेल हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन चालू हो जाएगा, है ना, अनकंट्रोल्ड डिवीजन चालू हो जाएगा। क्लियर है बात, है ना, इतना ही बात है। ये जो एजेंट पड़े, यही एजेंट इस प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेशन जीन जो आपकी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, उस पे म्यूटेशन करवा के उनको ऑन्कोजीन बना देते हैं। और ऑन्कोजीन बनता है तो ऑन्कोजीन ऐसे जीन्स हैं जिसमें कैपेसिटी होता है कैंसर कॉज करने का। वो अनरेगुलेटेड, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कराते हैं तो कैंसर हो जाता है, सिंपल। ठीक है, चलो आगे चलो। कैंसर बेटा दो टाइप का हमको पढ़ना है ना, कैंसर हमको दो टाइप का इसमें पढ़ना है, ठीक है। एक कैंसर हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेनिन कैंसर में, बेसिकली इसको ट्यूमर बोलते हैं, है ना। ट्यूमर क्या है? इट इज ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, है ना। प्रोलिफरेट मतलब डिवीजन करते हुए सेल्स हैं, उसका मास है। जैसे समझो कि यहाँ पे एक मास जैसा ऊपर आया अलग से, वो हो सकता है कि ट्यूमर है ना। अब ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं। ट्यूमर भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक ट्यूमर को बोलते हैं बेनिन, एक ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? बेनिन ट्यूमर, है ना। और दूसरे को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरे को क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। एक बेनिन ट्यूमर है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनिन ट्यूमर क्या होता है पहले आपको समझा देता हूं मैं। बेनिन ट्यूमर ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में होते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, बट एक पर्टिकुलर लोकेशन में है, उसके जो ओरिजिन है जहां पे ये हुआ है ये वहीं पे रहते हैं, ठीक है। जबकि मैलिग्नेंट क्या होते हैं? ये नियोप्लास्टिक कैंसर होते हैं। इनमें जो डिवीजन होता है ये बहुत रैपिड डिवीजन होता है, बहुत फास्ट डिवीजन होता है, और ये अपने ओरिजिनल लोकेशन से निकल के आपके बॉडी में कहीं और भी लोकेशन में जा सकते हैं। या जबकि बेनिन ट्यूमर ऐसा नहीं होता है, ये अपने लोकेशन में ही होते हैं। इसका मतलब इनको ठीक करना इजी है। सपोज यहाँ पे एक बेनिन ट्यूमर है, काट के निकाल दिए, खत्म। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो आपके ओरिजिनल लोकेशन से होते हुए बॉडी में कहीं और भी जा सकता है, और जहां पहुंचेगा वहां भी जाके डिवाइड करके वहां भी ट्यूमर बना देगा। तो ये डेंजरस वाला है ना। अपन पिक्चर में देखते हैं लास्ट स्टेज है, थर्ड स्टेज है, इसी को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन सा? थर्ड स्टेज, फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। इसको देखेंगे कैसा प्रॉपर्टी आता है। बेनिन ट्यूमर क्या बोले? इट
remains in its original लोकेशन में रहता है ये अपने, सही है। और ये नॉन कैंसरस है, ये कैसा है बेटा, नॉन कैंसरस ट्यूमर है। ये कैसा है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है, मतलब इससे कैंसर नहीं होता, ये सिर्फ ट्यूमर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल है, कैंसर नहीं है एग्जैक्टली ये, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कैंसरस सेल है, जबकि ये इट इज अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेटिंग आप लिख सकते हो, रैपिडली मतलब कंटिन्यू फास्ट डिवाइड कर रहे हैं, रैपिडली डिवाइडिंग मास ऑफ सेल which have the property to invade to other part of body। और ये कैसे होते हैं, ये कैंसरस ट्यूमर होते हैं, ये कैसे होते हैं, कैंसरस ट्यूमर होते हैं, है ना। इनमें एक प्रॉपर्टी होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। जैसे मान लो कि एक लोकेशन है, वहां पे ये ट्यूमर हुआ है ना। जैसे मान लीजिए कि अपन लंग्स में ट्यूमर हुआ है, सपोज, है ना, लंग्स में ट्यूमर हुआ है, वहां पे एक मास ऑफ सेल है जो कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रहा है, रैपिडली डिवाइड कर रहा है, और उसके पास उस ट्यूमर से उसको फाड़ के निकल के, है ना, उस ट्यूमर को उसको फाड़ के निकल के आपके ब्लड से होते हुए कहीं और दूसरे लोकेशन में जाने का प्रॉपर्टी मौजूद है। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। मतलब दे हैव प्रॉपर्टी टू इन्वेड मतलब घुसपैठ, अपन बोलते हैं घुसपैठ, है ना। जैसे मुगल बड़े बड़े लोग अफगानिस्तान से आके घुसपैठ किए थे अपने भारत में, गजनी क्या बोलते हैं ना, तो वो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वेड। तो ये भी ट्यूमर से इनके पास भी अपने ओरिजिनल लोकेशन से निकल के आपकी बॉडी में दूसरे पार्ट में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, वाया ब्लड से होते हुए। क्लियर। एक हल्का से डायग्राम बनाने की हम कोशिश करें। तो अगर ये सपोज आपका ब्लड वेसल है ना, और ब्लड वेसल में ये आपका सेल है, कौन सा सेल है, एंडोथेलियल सेल। ठीक है, ये कौन सा सेल है, एंडोथेलियल सेल। ये यहाँ पे एक टिश्यू है, ये लोकेशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, ट्यूमर प्रेजेंट है। ठीक है, इस ट्यूमर से इनका जो ये बेसल लेमिना है ना, ये क्या है, बेसल लेमिना, इसको फाड़ते हुए ये यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकले और यहाँ पे दोनों सेल के बीच में एक गैप बनेगा ऐसे, और ये यहाँ से अंदर घुस जाएंगे। यहाँ से कहाँ घुस गए, अंदर घुस गए। अब ये ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ से निकल के वाया ब्लड, है ना, ये क्या है, ब्लड। ये कौन से सेल है, एंडोथेलियल सेल। और ये यहाँ से आपके ट्यूमर है, ये ओरिजिनल ट्यूमर, इसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूमर एट ओरिजिनल प्लेस। अपने ओरिजिनल, जिसका ओरिजिन जहां पे हुआ था ट्यूमर, ये वहां पे ट्यूमर, ये अपने ट्यूमर के बेसल लेमिना, अपने बाउंड्री को फाड़ते हुए निकल गए यहाँ से कुछ सेल, और यहाँ पे एंडोथेलियल सेल के बीच में जो गैप बना उससे इंटर करते हुए ब्लड में घुस गए। अब ये ब्लड से होते हुए जाते कहीं पे भी बॉडी में, कहीं पे भी, ब्लड वेसल तो हर जगह है, कहीं पे भी निकल के दूसरे ऑर्गन में एट अदर साइट, या फिर एट अदर साइट, कोई भी दूसरे साइट में पोजीशन में जाके ये सेल क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे आके ये क्या करेंगे, रैपिडली डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आके ये क्या करेंगे, रैपिडली डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एक ट्यूमर बना डालेंगे। यहाँ एक ट्यूमर बना दी, इसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूमर एट न्यू प्लेस।
तो ये बना कहाँ था ट्यूमर? लंग्स में हुआ था ओरिजिनल लोकेशन में। ये यहाँ से एक प्रॉपर्टी से होते हुए ये यहाँ से इसको बेसिक लैमिना को फाड़ते हुए निकल के ये ब्लड से होते हुए आके दूसरे साइड में पहुंचा और वहां भी ट्यूमर कर दिया। ये बड़ा घातक किस्म का है। जबकि बेनी ट्यूमर क्या था, ये अपने ओरिजिनल लोकेशन में ही रहता था, ये कहीं मूवमेंट नहीं करता था। इसके पास ये जो घातक प्रॉपर्टी है कि ये फाड़ के निकल के ब्लड से होते हुए कहीं और भी लोकेशन में आपके पहुंच सकता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? मेटास्टेसिस बोल रहे हैं। मेटास्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल, प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर टू इन्वेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन and reach to the other distant side of the body via the blood. ब्लड से होते हुए अपने ओरिजिनल लोकेशन से निकल के बॉडी के किसी और साइड में पहुंच के दे स्टार्ट अगेन डिवाइडिंग एंड डिवाइड करके न्यू ट्यूमर फॉर्म करते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस बोलते हैं। बताओ ये खतरनाक है कि नहीं? बिल्कुल खतरनाक है। आपको समझ भी नहीं आएगा। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ब्लड वेसल तो हर जगह जा रहा है, कहाँ पे निकला, कहाँ पे पहुंचा। जब आप हो सकता है जब आप डिटेक्ट किए तो आपको दो जगह मिला, एक यहाँ मिला लंग्स के पास और एक कहीं और मिला। उस समय आपने उसको ठीक किया, हो सकता है तीसरे जगह भी पहुंचा था, लेकिन वहां पे अभी डिवाइड करके बड़ा मास नहीं बनाया था। जब तक आप उसको ठीक करके एक आध महीना 2 महीना हुआ, तब तक वो डिवाइड करके वहां पे नया मास बना चुका है। बिल्कुल खतरनाक है। डिटेक्ट करना और इसको क्योर करना बड़ा खतरनाक पड़ जाता है ना। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर आर मोर डेंजरस। ये कहते हैं बेटा दे आर मोर डेंजरस, है ना। मोर डेंजरस क्यों है? ड्यू टू मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या है? बहुत डेंजरस। क्लियर? चलो ये समझ में आ गया आपको बेनिन ट्यूमर। और एक बात आपको पूछेगा, डस ऑल द ट्यूमर्स आर कैंसरस? क्या सभी ट्यूमर कैंसरस होते हैं? नहीं, बेनिन ट्यूमर नॉन कैंसरस है, ये कैंसरस ट्यूमर नहीं होते हैं। कैंसरस ट्यूमर कौन है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। और यही डेंजर है। क्यों डेंजर है? मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी क्या है? ये डायग्राम आपके दिमाग में फिट रहेगा तो आप आराम से बता पाओगे कि अपने ओरिजिनल प्लेस से, ओरिजिन से निकल के उसको बेसल लेमिना को फाड़ते हुए ब्लड वेसल में एंडोथेलियल सेल से अंदर घुस के कहीं और दूसरे लोकेशन में पहुंच जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसका डिटेक्शन देखते हैं। डिटेक्शन ऑफ कैंसर। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, इसमें पहला आप याद रखोगे ब्लड काउंटिंग, ब्लड काउंटिंग मेथड, है ना। ब्लड काउंटिंग बोलने से ब्लड सेल काउंटिंग। इसमें क्या कर, अगर कैंसर किस टाइप का? लिम्फोमा है, लिम्फोसाइट का कैंसर है और ल्यूकेमिया है, तो आप क्या कर सकते हो? बाय काउंटिंग पता कर सकते हो कि क्या कैंसर है, क्योंकि आपको नॉर्मल रेंज पता है, उससे कहीं ज्यादा आ रहा है, इट मींस इट इज अ चांस ऑफ कैंसर। ठीक है। दूसरा आपके पास एक टेक्निक आता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एक्सरे। क्या बोल रहे हैं इसको? एक्सरे। एक्सरे से आपको क्या मिलता है? 2D इमेज मिलता है और इससे भी हम पता कर सकते हैं क्या कैंसर है, क्या बोन कैंसर, एग्जांपल बोन कैंसर, उससे पता कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा आप याद रखोगे सीटी स्कैन, है ना। तीसरा क्या याद रखोगे आप? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से आपको 3D इमेज मिल जाता है और इसमें क्या यूज करते हैं बेटा? इसमें यूज करते हैं एक्सरे, है ना। इसमें क्या यूज करते हैं? एक्सरे यूज करते हैं। क्या एक्सरे? आयोनाइजिंग रेडिएशन है। हाँ, आयोनाइजिंग रेडिएशन है ना। ये भी आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये भी इसी से टेस्ट करते हैं कि क्या कैंसर है क्या। सीटी मतलब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, है ना।
तो ये कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी एक्सरे, एक बड़ा सा मशीन आता है बेटा, उसमें आपको ऐसे लेटा के डाला जाएगा, उसमें एक्सरे चारों तरफ से पड़ेगा और एक 3D इमेज बना के आपको दिखाया जाएगा कि कहीं पे मास बड़ा तो नहीं हो गया, मोटा मास तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है। इसी से किससे, सीटी स्कैन से 3D इमेज, एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी बोलते हैं। इतना पॉइंट याद रखो, काम बन जाएगा। चौथा आपके पास है एमआरआई, है ना। एमआरआई को हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इसमें क्या यूज करते हैं बेटा हम, इसमें आप दो चीज यूज करते हो, एक तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हो, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हो, और दूसरा क्या यूज करते हो, दूसरा ये यूज करते हो आप हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड। ये भी ऐसे ही होता है बड़ा बड़ा सा मशीन होता है, उसमें आपको लेटा के डाला जाएगा, वहां पे हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होगा। इस दोनों के हेल्प से क्या मिलेगा आपको, एक बढ़िया सा 3D इमेज मिलेगा जो कंप्लीट डिटेल आपके बॉडी का दे सकता है। एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, सबसे चारों में सेफेस्ट कौन सा है बोलने से, इन तीनों में अगर सेफेस्ट कौन सा है, सेफेस्ट टेक्निक यही है, मोस्ट सेफेस्ट टेक्निक, मोस्ट सेफेस्ट, सबसे अच्छा सुरक्षा के हिसाब से अगर देखें तो मोस्ट सेफेस्ट टेक्निक। ठीक है। क्या होता है बेटा कि आयोनाइजिंग रेडिएशन के पास ज्यादा प्रॉपर्टी कि वो कैंसर कर सकता है, तो इंस्टेड ऑफ आयोनाइजिंग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, वो भी बहुत कम लेवल में, और हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, तो ये ज्यादा सेफ है। ये थोड़ा से कराते हैं बट थोड़ा से कम सेफ है हिसाब से देखें तो। क्लियर है, ये हो गया। और पांचवा एक मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसको अगर आप समझो, इसको अगर समझे, जैसे कि आप एग्जांपल समझो, ये नॉर्मल सेल है बेटा, मान लो कि ये क्या है, नॉर्मल सेल है ना। नॉर्मल सेल में भी कई सारे, नॉर्मल सेल में भी क्या होंगे बेटा, कई सारे एंटीजन होंगे, एपिटोप प्रेजेंट होगा। एंटीजन में कई एपिटोप होते हैं, बोले थे आपको, है ना। एपिटोप प्रेजेंट होगा, ये एपिटोप है, ये एपिटोप है, ये एपिटोप है, ये एपिटोप है, ये कौन सा सेल है, नॉर्मल सेल है, सही है। और एक मान लो कि ये कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल में ये एपिटोप है, ये एक एपिटोप दिख रहा है, ये एक एपिटोप दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, और ये एक दिख रहा है, सही है। अब देखो यहाँ पे कितना था, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये छठवां नंबर का जो एपिटोप दिख रहा है, ये नॉर्मल सेल में नहीं था बेटा, है ना। कैंसर सेल क्या है, मॉडिफाइड है, म्यूटेशन हो चुका है उसमें ना, तो उसमें एक नया टाइप का प्रोटीन है, नया एपिटोप दिख रहा है आपको कैंसर सेल में, छठवां नंबर पे। ये जो एपिटोप है ये कैंसर स्पेसिफिक है ना, ये क्या हो जाएगा, कैंसर स्पेसिफिक एपिटोप, कैंसर स्पेसिफिक एपिटोप हो गया। जबकि ये नॉर्मल सेल में है क्या, नहीं है। अगर मैं एंटीबॉडी बनवाऊं आर्टिफिशियली, मैं कंपनी को बोल के आराम से एंटीबॉडी बनवा सकता हूं, ठीक है। तो बायोटेक एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके हिसाब से बायोटेक यूज करके हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनवा सकते हैं बाहर में भी। तो अगर मैं कैंसर स्पेसिफिक एपिटोप, इस एंटीजन एपिटोप के खिलाफ मैं एंटीबॉडी बनाऊं, और मेरे पास मान लो कोई आया सैंपल कि मेरे को कैंसर है क्या टेस्ट करने, सैंपल दिया, उस सैंपल में अगर मैं ये एंटीबॉडी डालूं, तो क्या मेरा एंटीबॉडी आपको बोले थे दे आर हाईली स्पेसिफिक, वो उसी एपिटोप को बाइंड करेंगे जिसके खिलाफ वो बने हुए हैं। और मैंने किसके खिलाफ बनाया है, छठवां नंबर एपिटोप के खिलाफ बनाया है ना। तो इसके हम लिखते हैं अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रेस्ट अगेंस्ट, रेस्ट या फिर फॉर्म्ड अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। और इसको मैं अगर सैंपल में डालूं
तो सैंपल में डालूंगा तो क्या होगा, ये इसको एपिटोप नॉर्मल सेल में मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, तो उसको कहाँ मिलेगा, कैंसर सेल में। तो ये जाके यहाँ पे ऐसे बाइंड हो जाएगा, ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे बाइंड हो जाएगा। और अगर इसमें एंजाइम लगा हुआ है और इसमें मैं सबस्ट्रेट डालूं तो क्या इससे लाइट निकलेगा, हाँ निकलेगा। तो इसका मतलब अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है और उसको मैं कैंसर का टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, है ना, मोनोक्लोनल इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि सिर्फ एक एपिटोप के खिलाफ बहुत सारा एंटीबॉडी, सेम टाइप का एंटीबॉडी बना हुआ है, तो मोनोक्लोन्स मतलब सेम, है ना, मोनो बोलने से एक एपिटोप के खिलाफ। अगर मैं सभी एपिटोप के खिलाफ बनवाऊं तो पॉलीक्लोनल बोलेंगे। अभी क्या किए अपन, कैंसर स्पेसिफिक 6वां नंबर के खिलाफ हमने बनवाया है, तो मोनोक्लोनल। तो मैं अगर सैंपल में अगर मैं डालूं, अगर उसके सैंपल में कैंसर है तो 6वां नंबर वाला एंटीजन एपिटोप भी होगा, और होगा तो मेरा एंटीबॉडी बाइंड होगा, अगर नहीं है तो मेरा एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगा क्योंकि उसको उसका एपिटोप नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर हाईली स्पेसिफिक, और नहीं मिलेगा तो बाइंड नहीं होगा, और बाइंड नहीं होगा तो सबस्ट्रेट डालने से लाइट नहीं निकलेगा तो कैंसर नेगेटिव है। अगर सैंपल में पॉजिटिव है तो बाइंड होगा क्योंकि उसको एपिटोप मिलेगा, होगा तो लाइट निकलेगा तो कैंसर टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। ये मॉडर्न टेक्निक है ना, यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और ट्रीटमेंट देखते हैं, है ना। ट्रीटमेंट में आप पहले ट्रीटमेंट याद रखोगे, सबसे पहला ट्रीटमेंट तो आप याद रखोगे सर्जरी, है ना, सर्जरी। सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ये है बेटा कि मान लो कि बेनिन ट्यूमर है पर्टिकुलर लोकेशन में, या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर में एक बड़ा ट्यूमर एक लोकेशन में है, आप क्या कर सकते हो, सर्जिकली उसको रिमूव कर सकते हो। सही है, तो पहला ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ कैंसर, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। सही है। दूसरा देखेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन थेरेपी, क्या बोल रहे हैं इसको, रेडिएशन थेरेपी, है ना। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं बेटा, मान लो कि ट्यूमर मैं देख लिया, एमआरआई करा लिया, सीटी स्कैन करवा लिए, हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया ट्यूमर कहाँ पे है। अब उसी मशीन में आपको रखते हुए उस जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशन डालेंगे उसी ट्यूमर के जस्ट ऊपर। तो रेडिएशन डालने से क्या होता है कि उससे जो हीट निकलता है वो लीथल होता है। लीथल बोलने से डैमेज कर देता है, सेल को मार देता है, वहीं का वहीं जो आपका ट्यूमर जो लोकेशन में है वहीं पे अगर रेडिएशन दूं तो वो ट्यूमर वहीं पे मर जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, ट्यूमर आर किल्ड विद लीथल रेडिएशन। लीथल बोलने से खतरनाक, मारने वाला, लीथल रेडिएशन, है ना, विदाउट अफेक्टिंग सराउंडिंग नॉर्मल सेल। तो जब आप रेडिएशन दे रहे हो तो सेल मरेगा, तो आपको उस समय ध्यान रखना है कि ट्यूमर के आजू बाजू के नॉर्मल सेल ना मरे। वही हम कर रहे हैं, ट्यूमर आर किल्ड विद लीथल रेडिएशन विदाउट अफेक्टिंग सराउंडिंग नॉर्मल सेल। ठीक है, तो ये हो गया रेडिएशन थेरेपी। और तीसरा थेरेपी आपके पास है कीमोथेरेपी। तीसरा थेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स, है ना, केमिकल्स। एक तो एग्जांपल आप याद रखो, विन ब्लास्टिंग, विनक्रिस्टिन और स्टेरॉइड्स। ये डिफरेंट ड्रग देके क्या करते हैं, कैंसर को क्योर करते हैं। और कीमोथेरेपी क्या होता है बेटा, इसके कई साइड इफेक्ट होते हैं। इट हैज साइड इफेक्ट। इसका क्या होता है बेटा, साइड इफेक्ट होता है ना। साइड इफेक्ट जैसे कि बाल झड़ जाता है, पूरे बॉडी का बाल झड़ जाता है। आप किसी भी कैंसर पेशेंट को अगर उसको ट्रीटमेंट लेने आने के बाद, जैसे युवराज सिंह आप देखे होंगे, वो वर्ल्ड कप के बाद ट्रीटमेंट जब करके आया तो पूरा खत्म हो गया था। सोनाली बेंद्रे हीरोइन आप सुने होंगे, कैंसर के इलाज करा के पूरा लड़की है, पूरा खत्म बाल, है ना। साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी का। सही है, तो कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट जैसे कि हेयर लॉस और एनीमिया, है ना। एनीमिया बोलने से आरबीसी सेल कम हो सकती है, ठीक है, एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा चौथा नंबर आप याद रखोगे, बायोलॉजिकल इम्यूनोथेरेपी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, इम्यूनोथेरेपी।
थेरेपी, है ना। इम्यूनोथेरेपी में आप क्या करते हो, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर ऐड करते हो, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करता है, आप देखो मैं क्या बताया था आपको, कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के पास पावर है कि वो कैंसर सेल, देखो ये फॉरेन, ये नया एंटीजन है ना, क्या नॉर्मल सेल में था, ये फॉरेन है, तो ट्रेनिंग के समय ये वाला एंटीजन, ये वाला एपिटोप्स आपके सेल को नहीं दिखाया गया, तो उसके लिए क्या है, फॉरेन, इसको अटैक करके कैंसर सेल को भी क्या कर सकता है, आपका सेल, टी सेल क्लियर कर सकता है। बट कैंसर सेल भी होशियार है, वो क्या करते हैं, अपने आजू बाजू ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, दब जाता है थोड़ा, वो टी सेल काम नहीं कर पाते। तो हम क्या करेंगे, अगर वो होशियार है तो हम भी डेढ़ होशियार है, हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो टी सेल का रिस्पॉन्स है उसको दबा दिया कैंसर सेल ने, हम क्या करेंगे, कुछ मॉडिफायर डालेंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा और एक्टिवेट कर दे, वो डीएक्टिवेट कर रहा था, हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करवाएंगे, एक्टिवेट कराएंगे तो इम्यून सिस्टम थोड़ा एक्टिवेट होगा और ट्यूमर सेल को ढूंढेगा और उसको मारेगा। तो एक्टिवेट कराने के लिए जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, मॉडिफाई बोलने से हम मॉडिफाई बदलाव करवा रहे हैं, उसके लिए क्या डाल रहे हैं, अल्फा इंटरफेरॉन डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, उसके ब्लड में आप अल्फा इंटरफेरॉन डाल सकते हो, और डालने से क्या होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, कैंसर सेल को ढूंढ ढूंढ के क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो जनरली अगर हम बात करें तो मोस्टली ज्यादातर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट करते हैं, किसी सिंगल ट्रीटमेंट पर रिलाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली सर्जरी कर दिए हो गया, खाली कीमोथेरेपी चल रहा है, सभी मोस्ट ऑफ द ये तीनों लगभग क्या करते हैं, साथ में चलते हैं। सर्जरी भी करना पड़ता है, रेडिएशन थेरेपी भी चल रहा है, कीमोथेरेपी भी चल रहा है, तीनों ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन में चलते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, दिस थ्री ऑफ देम आपको क्या करना पड़ता है, साथ में ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एक साथ कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट चलता है। क्लियर है? तो ये आपका पूरा कैंसर खत्म हो गया बेटा। 4 आपको ट्रीटमेंट में याद रखना है, इधर आपको 4 तो आपको इसमें याद रखना है, 5 इसमें याद रखना है, किसमें, डिटेक्शन में, और कैंसर में बेनिन, मैलिग्नेंट, प्रोटोऑन्कोजीन्स, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, कैंसर क्या है, कांटेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी, इस पूरे डिटेल को अगर आप याद रखते हो तो कैंसर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। क्लियर है? चलो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। कल मिलेंगे हम और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये लगभग खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ड्रग एब्यूज पढ़ना है, अल्कोहल एब्यूज उसमें सिलेबस में इस बार है, बाकी जो ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, ये सब कोका अल्कोहॉइड्स, ये सिलेबस से हटाया है। एडोलेसेंस और अल्कोहल एब्यूज ये बाकी है ना। तो ये छोटा सा स्टोरी है जिसको आपको पीछे जाके आप एनसीईआरटी को जाके रीड कर लेना, टेक इट एज ए होमवर्क, आप उसको होमवर्क की तरह लो, उसको पढ़ो। उसमें आपको बताएगा कि एडोलेसेंस होता है, टीनेज ईयर होता है, जो प्यूबर्टी से लेके 18 साल तक का जो बीच का उम्र होता है, इस उम्र में बहुत प्रकार की जिज्ञासाएं आती है, बहुत पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, फैमिली स्ट्रेस, भाई कई प्रकार के स्ट्रेस होते हैं और कई प्रकार की जिज्ञासाएं भी रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है। और इसी क्यूरियोसिटी में पर्सन क्या करने लगता है, ड्रग लेने लगता है, अल्कोहल पीना स्टार्ट करता है, अल्कोहल यूज करना, कंज्यूम करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। और धीरे धीरे क्या होता है, इनिशियली शुरुआत में थोड़ा सा अल्कोहल क्या होता है, मजा आएगा नहीं आएगा, क्यूरियोसिटी रहता है इस एज में। ये बड़ा खतरनाक वल्नरेबल फेज, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, वल्नरेबल फेज होता है, बड़ा डेंजरस फेज होता है। इसमें मन में बहुत सारे विचलित होते रहता है, बड़ा कैसा लगेगा, क्या होगा, बड़े बड़े ख्वाब आते हैं, उसको लेके फिर थोड़ा सा लेके क्या कर दिए, ट्राई कर डाले, अरे वाह मजा आ गया, है ना। क्या लगता है कि उसका यूफोरिया, उसका इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ मजा आया, थोड़ा उसका इफेक्ट कैसा लगेगा पता किए, तो बढ़िया लगा, एकदम मस्त मजा लग रहा था, एकदम दिमाग एकदम रिलैक्स हो गया, टेंशन सब खत्म हो गया, ये सब फीलिंग आता है। फिर आप दोबारा लेते हो, फिर तिबारा लेते हो, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोबारा तिबारा, और फिर दोबारा के बाद जब शुरुआत में थोड़ा से लिए थे काम बन गया था, उसके बाद थोड़ा सा लिए काम बन गया, तीसरी बार में उतना से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बार क्या हो गया, आपका बॉडी भी एडजस्ट कर रहा है, अब उतने लेवल से उसको काम नहीं बन रहा है, तो आप थोड़ा सा की जगह भाई काम नहीं हुआ, थोड़ा और ले लीजिए। ऐसे करते करते महीना 2 महीने बाद फिर आधा, फिर फुल, ऐसे क्वांटिटी क्या होता है बढ़ते जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल
एब्यूज बोलते हैं ना, अल्कोहल एब्यूज बोलते हैं। और इससे छूटने के लिए और जब इसको छोड़ते हैं एक समय बाद तो फिर एकदम अजीब सा फील होता है ना, कि बिल्कुल सर दर्द कर रहा है, हाथ कब कभी मार रहा है, एकदम बार बार याद आ रहा है पीना चाहिए, एकदम सर दर्द कर रहा है, दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है। ये जो सिम्टम है जो छोड़ने नहीं देता है उसको हम बोलते हैं विथड्रॉल सिम्टम्स, है ना, विथड्रॉल सिंड्रोम्स, है ना, विथड्रॉल सिम्टम्स या फिर सिंड्रोम बोल सकते हो, विथड्रॉल सिम्टम दिखेगा। ठीक है, तो यही सब थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में दिया हुआ है, इसको एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। आपको कल मिलके हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, छोटा सा चैप्टर है, उसको खत्म करके बायोटेक की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।